नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात, जल गई कार लेकिन कहां है परिवार? यह सवाल हमने लगातार उठाया और हमने आपको यह बताया था हर अपडेट से पहले कि जब यह परिवार मिलेगा प्याज की तरह परतें खुलेंगी। प्याज की तरह परतें खुली और आखिरकार कांकेर में 13 दिन से लापता परिवार को पुलिस ने खोज निकाला है। शुरुआत से ही लगातार संदेह के बादल इस पूरे घटनाक्रम में थे। आखिरकार कांकेर के पखांजूर के फार्म हाउस से यह लापता परिवार बरामद हुआ है, यानी माता पिता और 2 बच्चे, पति पत्नी 2 बच्चे। समीरन सिकदार इसका नाम। फार्म हाउस के नौकर के मोबाइल से इसने अपने पिता को फोन किया। जैसे ही फोन लगा, क्लू मिला तो पुलिस फार्म हाउस पहुंच गई। परिवार को बरामद किया गया। 1 मार्च का पूरा घटनाक्रम, कांकेर के पखांजूर में जलती हुई कार मिली थी। लेकिन हैरत की बात यह कि कार सवार का कोई पता नहीं चल पाया। तफ्तीश शुरू की गई, एक के बाद एक कड़ियां खुलती गई और पुलिस ने आज कर दिया बड़ा खुलासा। सारा फंदा कर्ज से बचने का। पर हैरत की बात, इतनी कमजोर प्लानिंग। अगर कार में नहीं मिलेगी लाश तो जाहिर तौर पर शक गहराएगा। तो क्या वाकई पुलिस जो कह रही है कि कर्ज और बीमा के लिए यह सब किया गया, वो सही है? सीरियल देखकर छोटे छोटे बच्चों की प्लानिंग देखिए और समीरन सिकदार, क्या वाकई ये चूक हुई है या कहानी और कुछ है? समीरन सिकदार फार्म हाउस पहुंच गया परिवार को लेकर, कार को जला दिया। पुलिस की थ्योरी ये कहती है। फॉरेंसिक की टीम जब पहुंची, मानव अवशेष ही नहीं कार में। और अब बात लोकेश की। विदिशा के लटेरी में बोरवेल में मासूम बच्चा लोकेश गिर गया है। 7 साल का बच्चा है, 7 से 8 साल का। नाम है इसका लोकेश। और जिस बोरवेल में ये गिरा है तकरीबन 77 फीट का, इसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही है। लटेरी तहसील के खेरखेड़ी गांव के लिए भोपाल से टीम पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ की टीम थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, माफ कीजिएगा। और इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह भी इस रेस्क्यू पर लगातार नजर रखे हुए हैं। अब तक जो तस्वीरें आई हैं वो फटाफट जान लीजिए। बोरवेल में बच्चा गिरा है, अब एक पैरेलल गड्ढा खोदा जाएगा, फिर सुरंग बनाई जाएगी। इन सब के बीच दुआओं का दौर और आप सबकी प्रार्थना लोकेश को ताकत देगी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही है। विदिशा के लटेरी में बोरवेल में 7 साल का मासूम बच्चा। बार बार वही सवाल। रेस्क्यू की तस्वीरें हैं 5 और लापरवाही के सवाल है 500, 5000। प्रिंस से लेकर लोकेश तक सवाल जस के तस। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ की टीम थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। 77 फीट विदिशा का यह इलाका। कई जगहों पर गहरी काली मिट्टी, कई जगहों पर भूरभूरी मिट्टी। और उसकी अब खुदाई होगी। पहले गड्ढा खोदा जाएगा, फिर एक पैरेलल गड्ढा खोदा जाएगा और फिर एक सुरंग बनाई जाएगी। यही टेक्निक हर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल की जाती है। ये घटना कब की है? ये घंटा कम से कम 2 घंटे की। लगभग बच्चे की उम्र कितनी होगी? 8 साल है। 7-8 साल। कौन समाज से? ये आहरवार। अच्छा, तो क्या ये ट्यूबवेल का गड्ढा था? ये ट्यूबवेल का गड्ढा है। ये सर खड़े ही है और इस गड्ढे में बच्चा गिर चुका है 2 घंटे पहले। तो ये आनंदपुर क्षेत्र की घटना है सर। यहाँ पर एक ट्यूबवेल के गड्ढा में एक बच्चा गिरा हुआ है, जिसके लिए ये पूरा पुलिस प्रशासन, एसडीएम सहित आला अधिकारी निकालने के लिए प्रयास करती है। ये बच्चे के पिताजी जी दिनेश सहरवार, इन्हीं का बच्चा है। तो अभी लगभग 1-1.5-2 घंटा पहले इस गड्ढे में कहीं किसी कारण से गिर गया। जेसीबी 2
साइड से रेस्क्यू करने का प्रयास करती हुई। तो लगातार कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर रखे हुए हैं। 70 फीट के आसपास ये गहरा बोरवेल, अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऑक्सीजन बच्चों को पहुंचाई जा रही है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोकेश इस बच्चे का नाम, प्रिंस से लेकर लोकेश तक सवाल जस के तस। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से लेकर पंचायत की जिम्मेदारी तक सवाल जस के तस। अदालत के सख्त निर्देशों से लेकर जिम्मेदार नेताओं की लापरवाही तक सवाल जस के तस। और अब लटेरी का लोकेश। तो लोकेश को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना आपको नजर आ रही होंगी। रंजना, क्या कुछ अपडेट? खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरे मामले को। रंजना। जी ललित, बिल्कुल सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले को लेकर लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं और अभी इस पूरे मामले को लेकर सीएम ने जब अधिकारियों से बातचीत की तो और इस पूरे मामले को लेकर अपडेट भी लिया था। लेकिन फिलहाल अभी ललित, जो जिला प्रशासन की टीमें हैं वो वहां पर मौजूद है। कलेक्टर और एसपी लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जो निगरानी है वो बनाए हुए हैं। एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं और एनडीआरएफ की टीम यहां से निकल गई है और कुछ ही देर में अगर बात कर ली जाए ललित तो पहुंचने ही वाली है और इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लेकिन फिलहाल वहां पर जो गड्ढे हैं वो खोदने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अभी जिस तरीके से नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं ललित, उससे ये देखने की कोशिश की जाएगी आखिर कितनी गहराई तक जो लोकेश है वो बोरवेल में गिरा है और उसके बाद उसके समकक्ष जो गड्ढे हैं वो खोदे जाएंगे और उसके बाद उसे बाहर निकालने की जो कोशिश है वो की जाएंगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यही रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू हुआ। वहां पर अधिकारी घटनास्थल पर सही समय पर पहुंचे। लेकिन पहली प्राथमिकता यही है कि लोकेश को बचाना है। लेकिन अगर कहा जाए कि बहुत जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो ये जल्दबाजी होगी। लेकिन अभी इसमें 4 से 5 घंटे और इससे ज्यादा का वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लग सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो नाइट विजन कैमरे हैं उससे लोकेश को देखा जा रहा है, ऑक्सीजन वहां पर पहुंचाई जा रही है और उम्मीद यही है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा और जल्द से जल्द लोकेश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। ललित, चलिए, नाइट विजन के कैमरे और नाइट विजन के उपकरण अगर पहुंचाए जा रहे हैं तो ये तय मानकर चलिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत लंबा चलना है। अब तक जो जानकारी मिली है रंजना, तकरीबन 77 फीट और मिट्टी जिस तरह की विदिशा के इलाकों में है, ये तय है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चलेगा। ना सिर्फ लंबा चलेगा बल्कि संसाधन की भी जरूरत पड़ेगी। क्या एनडीआरएफ की टीम जो भोपाल से रवाना हुई है वो विदिशा पहुंच गई है? इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट रंजना? जी ललित, बिल्कुल एनडीआरएफ की टीम पहुंच रही है और कुछ ही देर के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ललित आपने कहा कि 77 फीट है तो ये बहुत ज्यादा गहराई है और इससे जो रेस्क्यू ऑपरेशन को करने में बहुत टाइम लगेगा। और अगर अभी ये उम्मीद की जाए कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा होगा तो ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें शाम या रात भी हो सकती है। क्योंकि इससे पहले भी विदिशा में कई जिस तरीके से लाल पठार एक हादसा हुआ था, वहां पर भी मिट्टी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा जो वक्त है वो लगा था, क्योंकि वहां की जो मिट्टी है वो पथरीली है, भुसभुसी है और इस वजह से जो ऑपरेशन है गड्ढे करने में उसमें बहुत ज्यादा परेशानी है रेस्क्यू टीम को आई थी। और कुछ यही परेशानी यहाँ पर भी हो सकती है अगर उसी तरह की मिट्टी वहां पर होती है तो। लेकिन अभी जबकि जो तत्कालिक तौर पर जो रेस्क्यू टीम वहां पर जी चलिए बहुत धन्यवाद रंजना आपका। और आगे भी रंजना के जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ा झटका लगा है केंद्र सरकार को। प्रत्यक्ष तौर पर भले ये लगे कि केंद्र सरकार को ये झटका लगा है, पर दरअसल ये उम्मीदों को झटका लगा है। उन लोगों की उम्मीदों को जिनका आंकड़ा कोई 5,000 कहता है, कोई 25,000 का दावा करता है। भोपाल गैस पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने की केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका में गैस पीड़ितों को यूनियन कार्बाइड से 7,400 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि केंद्र को इस मामले में पहले आने चाहिए था। इतने दशक लग जाते हैं, फटकार भी लगाई।
जो अब तक मुआवजे का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो बंटवारा हुआ है, उससे भी कोर्ट नाराज है। 12 जनवरी को संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। यूनियन कार्बाइड के साथ अपने समझौते को फिर से खोलने के लिए केंद्र सरकार ने कहा, यह अर्जी दाखिल की। जाहिर तौर पर जो यूनियन कार्बाइड, जो अब डाउ केमिकल्स के तौर पर जाना जाता है, उसके प्रतिनिधि भी यहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 89 में तो सरकार ने बताया नहीं कि यह मुआवजा कम है। इन तमाम तर्कों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देरी हुई। इस चीज से हताश हैं गैस पीड़ित कि उन ज्यादातर गैस पीड़ितों को 25,000 मिला और फिर 25,000 इंटरेस्ट में 50,000 मिला। बोला जा रहा है कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स एक्ट के से 6 गुना ज्यादा उनको मिला है, लेकिन 50,000, अगर 50,000 को आप पूरे लाइफ टाइम में हर दिन पे डिवाइड करें तो कितना मिलता है? कैसे रहेंगे? हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जजमेंट की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है और जजमेंट को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कोई आगे रास्ता निकलता है कि नहीं। लेकिन सरकार ने कोर्ट में बोला है कि मुआवजा जो दिया गया था वो काफी नहीं था। और इधर छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना पर सियासत तेज हो गई है। कल विधानसभा का घेराव बीजेपी करने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी इसमें शामिल होंगे। घेराव से पहले ओम माथुर ने सरकार पर निशाना भी साधा है। लाखों लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, ये उनका कहना है। प्रदर्शन में आवास योजना से वंचित लोगों को भी लाया जाएगा। सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने पर उन्होंने तंज कसा है कि सिर्फ कुर्सी बचाने का काम कर रही है सरकार। प्रदेश और सरकार के बजट में लोगों को लॉलीपॉप थमाया गया है। रायपुर में कल बीजेपी विधानसभा का घेराव करेगी और इसका नेतृत्व करने के लिए खुद भाजपा के राज्य के प्रभारी ओम माथुर जा रहे हैं। सर, कल बड़ा प्रोग्राम, काफी लंबी तैयारी है, आप ही के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव होगा, सरकार दबाव पड़ेगा? ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 माह से ये जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को धरती पर उतरी नहीं उतरी उस सर्वे किया है और उस आधार पर पता लगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो प्रमुख रूप से एक विशेष योजना थी, जो गरीब को एक छत मिले, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा फॉर्म बनवा करके गांव-गांव जा करके, हजारों गांवों में पहुंच करके उन्होंने बकायदा फॉर्म इकट्ठे किए हैं कि उनको वो छत मिला या नहीं मिला है और इसका रेस्पॉन्स जो गांव में मिली है, हम उन सब हितग्राहियों को जिनको सूची में होने के बावजूद भी मकान नहीं मिला है, उन सबको हम कल इकट्ठा करने वाले हैं और उनके नेतृत्व में हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी लेवल पे तैयारी हो रही है, आपका पूरी टीम आपकी लगी हुई है सर। तो मेरा वो सवाल था, क्या सरकार पर इसका कुछ दबाव पड़ेगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है? लोकतंत्र में सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए कई तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है। लेकिन जिस प्रकार की सरकार अभी छत्तीसगढ़ में बैठी है, वो इतनी दम्भी सरकार है, वो किसी की चिंता नहीं करती, वो गांव की चिंता नहीं करती, वो गरीब की चिंता नहीं करती, वो किसान की चिंता नहीं करती। वो मात्र अपनी कुर्सी बचाए रखना और यहाँ दिल्ली में बैठे अपने आकाओं को प्रसन्न रखना और कलेक्शंस करना, महीने के महीने कलेक्शन करना, इसके अलावा उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन चिंता हमें गांव छत्तीसगढ़ की जनता की है और जब जनता उठ खड़ी होगी हमारी की, तो सरकार अपने आप झुकेगी। हमको सरकार की चिंता कम है, हम गांव के गरीब को उसका हक दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सर, आप अभी कह रहे थे कि गरीबों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपने सर्वे कराया कि केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला हितग्राहियों को। यही काम तो सरकार ने भी कर दिया। मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि हम 1 अप्रैल से सर्वे करा रहे हैं कि आर्थिक और सामाजिक रूप से केंद्र और राज्यों की कितना फायदा हुआ। मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद अब तक 4 बजट पेश कर चुके हैं और 4 बजटों में वो अब तक कहाँ गए थे? उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मोर आवास वाला जो विषय उठाया है वो नीचे तक आम मतदाता तक पहुंचा है, इसलिए मात्र बजट में लॉलीपॉप के माध्यम से बेरोजगारों को भत्ता अनाउंस कर दिया। राशि कितनी की आप अपने अकाउंट लगाइए, क्या वो दे पाएंगे? आवास हम सर्वे करवा रहे, कितने बाकी रह गए नहीं रहे, हमने कितने दिए, कौन मना करता है? 16 में मोर आवास वाली योजना लॉन्च हुई, 16 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने मकान बनाए और इन 5 वर्ष लगभग 5 हो रहे, 4.5 तो हो ही गए, 4.5 वर्षों में इन्होंने कितने मकान बनवाए, ये तय है, रिकॉर्ड है, आप वो रिकॉर्ड खंगालिए। इसलिए
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस तरह की फेक मारने में मास्टर है और वो सोचते हैं कि जनता छलावे में आ जाएगी। जनता आपका ही छलावे में आने वाली है नहीं है। जनता निश्चित रूप से समझ चुकी है कि जो 15 साल में विकास हुआ, विकास की गति हर जगह रुक गई है। सारे काम रुक गए हैं, किसानों के काम रुक गए हैं, मजदूरों के काम रुक गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है। इसलिए जनता बहुत समझदार है। और देखिए, कुल मिलाकर के हमारा निर्णायक जनता आती है, मतदाता होता, और मतदाता तय कर बैठा है कि इस बार हमको इस भूपेश सरकार को रायपुर से, छत्तीसगढ़ से उखाड़ के फेंकना है। कराए ना सर्वे, खुल के कराए, हम क्या मना कर रहे हैं। जनता के बीच में आ जाएगा उसका सर्वे, कहाँ खड़ा है, किस जगह खड़ा है। मैं आपको आने वाले समय में गोधन के भी बता दूंगा कि कितने गोधन चालू और कितने गोधन कुछ नहीं है, किस तरह से पैसा उठाया जा रहा है, किस तरह से पैसा केंद्र सरकार की योजनाओं के पैसे इधर उधर किए जा रहे हैं। इसलिए, और इसमें कुछ अधिकारी भी भाई मेरे शामिल हो रहे हैं, उनको भी पता लग गया है कि वहां क्या होने वाला। इसलिए अपना सर्वे कराना उनका अधिकार है। जनता जनार्दन है, जनता समझ चुकी है कि चुनाव से 4 महीने पहले हमको इस प्रकार का लालच देके वो सोचता है कि एक बार पुनः सरकार बनाए, लेकिन ये संभावना कतई धूमिल होगी। जनता खड़ी हो चुकी है। और अब बात सतीश कौशिक, जो फिल्म अभिनेता हैं सतीश कौशिक, उनकी मौत से जुड़ा हुआ। विकास मालू की पत्नी से पुलिस पूछताछ करने के लिए पहुंची है, सानवी मालू। उनसे पूछताछ की जाएगी। सानवी मालू के वकील के दफ्तर में ये पूछताछ हो रही है। दरअसल सानवी मालू ने यह आरोप लगाया था कि ये हत्या है, तो अब उनसे पूछताछ की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।